हमारे देश में हर कुछ महीनों में एक ऐसा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, जिस पर बहस छिड़ ही जाती है। वो मुद्दा जो हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत अहम है। मैं एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, रियूजेबल रॉकेट्स की बात नहीं कर रहा हूं। यह मुद्दा उससे भी ज्यादा जटिल है। हाल ही में आरएसएस जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबड़े ने फिर से इस बात पर चर्चा की मांग की है कि क्या हमारे संविधान के प्रिएम्बल से, यानी इंट्रोडक्शन से, सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हटा देने चाहिए। आफ्टर ऑल ये दोनों शब्द 1975 इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने प्रिएम्बल में जुड़वाए थे, जब एक डिक्टेटरशिप चल रहा था हमारे देश में। और बहुतों का यह मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट विजन के ये बात खिलाफ जाती है, ये एडिशंस खिलाफ जाते हैं। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने भी हां में हां मिला दी, कहा कि सोशलिज्म की कोई जरूरत नहीं है हमारे देश में और सेक्युलरिज्म हमारे कल्चर का कोर वैल्यू नहीं है। अब जहां तक बात सेक्युलरिज्म की रही, डॉक्टर अंबेडकर का यह मानना था कि इस शब्द को प्रिएम्बल में ना लाने का एक वजह है, एक ठोस रीजन है, क्योंकि भारत के मल्टीकल्चरल ईथॉस को कोई अनदेखा तो कर नहीं सकता है। और वैसे में भी कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा जो ढांचा है वो रिलीजियस न्यूट्रलिटी पर ही बना है। माने सेक्युलरिज्म शब्द आज प्रिएम्बल से आप हटा दो तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक जैसे सोचो आप किसी किताब के फॉरवर्ड में बदला बदली कर दो तो वो किताब तो बदल नहीं जाएगी। जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार को हटाया गया, जनता पार्टी पावर में आई, बहुत बड़ी बहुमत से पावर में आई, तो उसके पास सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म शब्द हटाने का एक अपॉर्चुनिटी था, उनके पास ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज बात अलग हो सकती है। कुछ नेता टाइप लोग हैं जो संविधान को ही बदल देना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरह इंडिया को एक रिलीजियस थियोक्रेटिक स्टेट बना देना चाहते हैं। वो भारत की जनता कभी होने नहीं देगी, उस पर हम कभी और विचार विमर्श करेंगे। लेकिन आरएसएस की सोशलिज्म शब्द हटाने की मांग जो है वो काफी दिलचस्प है, खासकर कि उस समय जब नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे बड़े सोशलिस्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में उभर रहे हैं। अब आप बोलोगे ये क्या बकवास हो रही है? न मोदी कभी जेएनयू गए हैं, न कभी वो लेफ्ट पार्टी के साथ उठे बैठे हैं, और कभी भी सोशलिज्म की बढ़ाई उन्होंने तो नहीं की है। मार्क्स टाइप एक बार दाढ़ी जरूर रखी थी, लेकिन वो कभी भी बिग बिजनेस के खिलाफ नहीं गए हैं, उनके खिलाफ नहीं बोला है। तो वो सोशलिस्ट कैसे हो सकते हैं भाई? ये क्या लॉजिक हुआ? हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने एक बार झोला उठाने की बात जरूर कही थी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन झोला छाप होने से ही क्या कोई सोशलिस्ट बन सकता है? या जेएनयू वाला ही सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट होता है क्या? फिर तो मोदी के कैबिनेट में भारी सोशलिज्म और कम्युनिज्म है। ताई और लेजर आईज दोनों ही जेएनयू से। लेकिन मोदी भारत के इतिहास में, फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि सबसे सक्सेसफुल सोशलिस्ट प्राइम मिनिस्टर की तरह उभर रहे हैं। 30 लाख करोड़ से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाया है कमजोर और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए, और वो भी सोशलिस्ट का टैग लगे बिना। इस चीज को समझने के लिए कि मोदी ने क्या किया है और मोदी का सोशलिज्म क्या है, सबसे पहले जल्दी से समझते हैं कि भारत के संदर्भ में सोशलिज्म चीज क्या है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की माने तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म एक ही चीज है? नहीं है। उनमें उतना ही फर्क है जितना व्हाट्सएप और यूनिवर्सिटी के बीच में है। कम्युनिस्ट स्टेट में एक सिंगल ऑल पावरफुल कम्युनिस्ट पार्टी होता है। स्टेट का मालिकाना अधिकार, सारे बिजनेसेस का अधिकार उस पार्टी के पास होता है। स्टेट की इकोनॉमी, उसकी पॉलिटी, उसकी सोसाइटी, सब कुछ स्टेट मशीनरी तय करती है। आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप जीते स्टेट के लिए हो, आप मरते स्टेट के लिए हो। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो मार्केट मैकेनिज्म। हैरानी की बात इसीलिए नहीं है कि जिस देश ने भी इस सिस्टम को अपनाया, यूएसएसआर हो, क्यूबा हो, नॉर्थ कोरिया हो, वो कोलैप्स मार गया। आज चाइना की पॉलिटिक्स कम्युनिस्ट कहलाई जा सकती है, लेकिन अंदर से वो कैपिटलिज्म का बाप है। सोशलिस्ट स्टेट वो होता है जहां सरकार का महत्वपूर्ण रोल होता है इकोनॉमी को कंट्रोल करने में। डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल राइट्स बिल्कुल होते हैं, लेकिन सरकार की इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेज का नियंत्रण करती है और सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड हाउसिंग। अब दिलचस्प बात यह है कि जैसे भारत के संविधान ने ना फुली सेंट्रल या फुली फेडरल सिस्टम नहीं चुना, हमारे संविधान ने दोनों के बेस्ट पॉइंट्स अडॉप्ट किए और हम एक क्वासाई फेडरल नेशन बन गए। वैसे ही भारत देश ने कभी कम्युनिज्म, सोशलिज्म या फुल ऑन कैपिटलिज्म का रास्ता नहीं चुना। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता चुना, जहां दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए जगह थी। लेकिन साथ ही साथ हर पार्टी, हर प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश यही की है सालों से, दशकों से, कि देश में गरीबी कम हो, इनइक्वालिटी कम हो और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का धीरे धीरे बढ़े।
इसी उद्देश्य से इंदिरा गांधी ने भी सोशलिस्ट शब्द का उपयोग किया था, इंसर्ट किया गया था प्रियम्बल में, जिससे हमारा कमिटमेंट टू अ वेलफेयर स्टेट साफ साबित हो जाए, प्रमाणित हो जाए। और यह बात सही है कि नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, सब ने इंडिया को वेलफेयर सोशलिज्म की तरफ पुश किया और ज्यादा वेलफेयर एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार जितना पैसा और मेहनत शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने किया हो, कुकिंग गैस, फ्री राशन, हाउसिंग, टॉयलेट, पाइप्ड वाटर, बिजली, बैंक खाते, जॉब गारंटी, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, कुल मिलाकर मोदी सरकार कहा जाता है कि पिछले एक दशक में 30 लाख करोड़ तक का पैसा जनता को, पिछड़े वर्ग को, गरीबों को पहुंचा चुके हैं अपने सोशल वेलफेयर स्कीम्स के द्वारा। अब इस बात पर डिबेट हो सकता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या मोदी की विचारधारा सीक्रेटली सोशलिस्ट थी, हाय दैया, या उनकी राजनीतिक मजबूरी थी? लेकिन इस बात पर कोई डिबेट नहीं है कि भारत की वेलफेयर स्पेंडिंग आज आसमान छू रही है। इस साल हमारी सब्सिडी बिल 53 बिलियन डॉलर की होगी। 56 इंच के सीने के बारे में तो नहीं मालूम है, लेकिन 56 बिलियन डॉलर का सोशल वेलफेयर सब्सिडी बिल बहुत जल्दी होने वाला है। अब इस बात पर कोई डिबेट नहीं है कि जहां नेहरू को सोशलिस्ट लीडर के रूप में देखा जाता है, वहीं मोदी ने नेहरू से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा सोशलिस्ट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। आंकड़े देखिए क्या कह रहे हैं। न्यूयॉर्क में जोहरान मुमदानी का प्रस्ताव है कि अगर वो मेयर बन जाते हैं तो वो कुछ सरकारी दुकानें खोल देंगे जहां लोग सस्ते में रोजाना की चीजें, ग्रोसरी खरीद पाएंगे। इस एक छोटे से आइडिया ने बवाल मचाकर रख दिया है अमेरिका में कि सोशलिज्म आ रहा है, सत्यानाश हो जाएगा, ये इंसान कम्युनिस्ट है, जबकि उसका आइडिया भी ओरिजिनल नहीं है। हमारे देश में पीडीएस, राशन की दुकान दादा आजम के जमाने से चलती आई हैं, और अब मोदी जी की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया की सबसे बड़ी सोशलिस्ट स्कीमों में से एक, जहां 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। कोविड काल में लाया गया यह इमरजेंसी स्कीम अब 2028 तक चलेगा। करीबन 12 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, टैक्स पेयर का खर्चा आएगा इस सोशल प्रोजेक्ट पर। नंबर 2, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपए हर साल उन किसानों को जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। पैसा सीधे बैंक खाते में। 2019 से 2023 के बीच में 2.5 लाख करोड़ रुपए की सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग हो चुकी है इस प्रोजेक्ट पर। नंबर 3, आयुष्मान भारत, ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसने, सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस स्कीम का टैग दिया है। दावा कर रही है सरकार कि दुनिया भर में ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं है, सोशल वेलफेयर स्कीम नहीं है। हर परिवार को 5 लाख रुपए का कवर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर, जिसका लाभ 50 करोड़ से ज्यादा कमजोर वर्ग के लोगों को मिल सकता है। 1.13 लाख करोड़ रुपीस का अभी तक खर्चा आ चुका है इसके ऊपर। नंबर 4, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए घर के उद्देश्य से यह स्कीम को लॉन्च किया गया था। कहा जाता है, रफ आंकड़े बता रहा हूं, 4 करोड़ घर बनाने के लिए 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च होने की बात है 2025 तक। नंबर 5, प्रधानमंत्री जन धन योजना, देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए, मार्जिनलाइज्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस को बैंकिंग सिस्टम में लाने के लिए इस एम्बिशियस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसे जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इंश्योरेंस टू दी अनबैंक्ड पॉपुलेशन जैसी काफी नोवेल चीजों पर फोकस किया गया था। अभी तक कहा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सरकार ने 26 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं सेंट्रल स्कीम्स के तहत। नंबर 6, उज्ज्वला योजना, फ्री एलपीजी कनेक्शन बिलो पॉवर्टी लाइन ग्राहकों के लिए 10 करोड़ कनेक्शन, 1.6 लाख करोड़ का खर्चा। नंबर 7, फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चरल सब्सिडीज की अगर हम बात करें तो पिछले एक दशक में सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी पे करीबन 10 लाख करोड़ रुपए और एमएसपी प्रोक्योरमेंट पर 18 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, ये अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के आंकड़े हैं। 19-20 भी अगर हो गया, लेकिन इस पर कोई डाउट नहीं है कि 25-30 लाख करोड़ रुपए टैक्स पेयर का पैसा खर्च किया गया है इन सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर। अब इसे आप गरीब कल्याण योजना कह सकते हो, आप इसे सबका साथ सबका विकास कह सकते हो, आप इसे मोदी है तो मुमकिन कह सकते हो, लेकिन है तो ये वेलफेयर सोशलिज्म, जहां सरकार एक जगह से पैसा लेकर उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ये क्लासिकल सोशलिज्म का भी एक हिस्सा दिखाती है, जहां सरकार काफी एग्रेसिवली आकर
खाना, पानी, घर, स्वास्थ्य का इंतजाम करती है कमजोर वर्गों के लिए। एक क्लासिकल कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अगर आप देखें तो लोग पैसा खुद ही कमाते हैं और यह सब का इंतजाम खुद ही करते हैं। उस सिस्टम में, माने एक प्योर कैपिटलिस्ट सिस्टम में, सरकार का काम होता है देश को आगे बढ़ाना, सुरक्षा पर फोकस करना, नौकरियां बढ़ाना, फिर लोग बाकी काम खुद करते हैं। मार्केट डायनामिक्स इन सब चीजों को मैनेज करता है। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है, खासकर कि अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के लिए। और यही आता है द सिस्टम ऑफ वेलफेयर सोशलिज्म, जहां प्राइवेट कंपनीज देश को ग्रो कर रही होती हैं और सरकार फोकस करती है वेलफेयर पर, लोगों की भलाई पर। तो मोदी के वेलफेयर सोशलिज्म का यह मतलब भी नहीं है कि अमीरों का सामान छीना जा रहा है गरीबों को देने के लिए, वो तो कम्युनिज्म हो गया। हमारे मिक्स्ड मॉडल में प्राइवेटाइजेशन भी है, डीरेगुलेशन भी है, मार्केट रिफॉर्म भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है। ये सारी चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जहां एक कैपिटलिस्टिक सिस्टम में जितना होता है, लेकिन लोगों की देखभाल की जो जिम्मेदारी है वो सरकार पर आती है। हां, यह सवाल आप जरूर पूछ सकते हो कि मोदी ने जो इतना पैसा दिया, ये जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया, ये क्यों किया? ये राशन जो फ्री में दिया, ये क्यों देना पड़ा? ये वेलफेयर सोशलिज्म क्यों करना पड़ रहा है? जब ये पैसा हाइपोथेटिकली, इतना मोटा पैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, लॉ एंड ऑर्डर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा सकते थे, देश आगे बढ़ सकता था। लेकिन शायद ये सब इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि आपका मेक इन इंडिया, जॉब इन इंडिया, स्टार्टअप इन इंडिया, ये सब जुमला ही बनकर रह गया। शायद इसलिए क्योंकि जो आपका फोकस था इतने सालों से, वो अब्दुल की पंचर की दुकान के ऊपर ज्यादा फोकस था, अपनी फटी हुई चड्डी पर कम था। नतीजा यह हो गया है कि जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन लोगों की हालत टाइट हो रही है। अमीर और अमीर हो रहा है, लेकिन 56% की जो जनता है, सीना तो पता नहीं, जनता है, वो सरकार पे अब मांग कर रही है, भीख मांग रही है कि भैया आप ही हमको राशन पानी दो, तभी हमें जिंदा रहना पड़ेगा। शायद मोदी ये सोशलिस्ट टैग चाहते भी नहीं थे अपने लिए, लेकिन बन गए और बन रहे हैं ग्रेटेस्ट सोशलिस्ट प्राइम मिनिस्टर, नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह को भी पीछे छोड़ते हुए। गोदी मीडिया को मोदी की तुलना हमेशा दूसरे प्रधानमंत्रियों से करने में बहुत मजा आता है। हु इज द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर नेशन वांट्स टू नो। अब यह सवाल मीडिया ने अक्सर पूछा है, हम बता देते हैं इसका जवाब। हु इज द ग्रेटेस्ट सोशलिस्ट प्राइम मिनिस्टर, इसका जवाब अब हमारे पास है। जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री। हर जगह भुखमरी और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने का प्रॉब्लम। देश नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था, हालत हमारी बहुत खराब थी। उनके डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की जो विचारधारा है, उसी की वजह से हमें 5 ईयर प्लान्स मिले, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जमींदारी सिस्टम को हटाकर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया। कुछ हद तक आईआईटीज, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई। लेकिन वेलफेयर सोशलिज्म के लिए पैसा और इंप्लीमेंटेशन एबिलिटी चाहिए होता है, वो नेहरू के पास थी नहीं। सोच थी लेकिन असला नहीं था। बेटी इंदिरा गांधी पावर में आती है 1966 में, गरीबी हटाओ का सोशलिस्ट नारा लगाती है। बैंक नेशनलाइजेशन होता है, पीडीएस, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स को और मजबूत किया जाता है। 20 पॉइंट प्रोग्राम से रूरल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। 1970 में गरीबी 60% तक जो था, वो 1984 में घटकर 45% तक आ जाती है। तो धीरे धीरे ही सही काम हो रहा था। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान हमें लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट दिखता है पूरे देश पर। जीडीपी 6-7-8% से ज्यादा हर साल बढ़ती रहती है। तो इकोनॉमी भी बढ़ रही थी, लेकिन सरकार ने इंक्लूसिव ग्रोथ पर भी फोकस किया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इन सब ने रूरल पॉवर्टी को 2004 के 41% से खींचकर 2014 तक 25% तक कर दिया था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन फिर मोदी आते हैं सत्ता में। वो हमेशा से ही सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पर यकीन नहीं करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद ही मनरेगा का खूब मजाक उड़ाया, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कहा, गड्ढा खोदने पर मजाक उड़ाया, कांग्रेस को खरी कोटी भी सुनाई। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा।
लेकिन देश की आर्थिक सच्चाई ने और राजनीतिक मजबूरियों के चलते मोदी को मनरेगा को ना कि जीवित रखना पड़ा, बल्कि उसमें भर भर कर और भी पैसा लगाना पड़ा, उसे और भी बढ़ाना पड़ा, एक्सपैंड करना पड़ा, ताकि ग्रामीण इलाकों में कम से कम लोगों के पास कुछ रोजगार हो। उसी के साथ आने वाले सालों में मेगा स्केल पर जो प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, आवास योजना, पीएम किसान जनधन योजना, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, मोदी का मेकअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं उसका क्या होगा, लेकिन मोदी के जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं शायद वही उनकी लेगेसी बन जाए। आने वाले सालों में मोदी को एज अ सोशलिस्ट लीडर ही लोग याद रखें। इसमें कोई डिबेट नहीं है कि नेहरू ने हमारे देश की डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की नींव रखी, इंदिरा गांधी ने उस पर वेलफेयर सोशलिज्म का ढांचा बनाया, मनमोहन सिंह सरकार ने मनरेगा और फूड सिक्योरिटी जैसे लैंडमार्क वेलफेयर स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए, लेकिन मोदी के जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो उसकी एक इमारत खड़ी की गई है, उसका जो स्केल है वो काफी ज्यादा है पिछले प्रधानमंत्रियों के तुलना से। अब इसके पीछे उनकी सोशलिस्ट विचारधारा भले ही ना हो, वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, मंशा पॉलिटिकल ही हो, लेकिन काम सोशलिस्ट नेताओं से भी ज्यादा हुआ है। इसीलिए आज मोदी सरकार इस बात का डंका बजा रही है कि उसने 270 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। यह सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि मोदी सरकार ने भर भर के सोशल स्पेंडिंग किया है, वेलफेयर पर फोकस किया है। तो इस बात पर तो कोई डिबेट नहीं रह गई कि मोदी ने सोशल स्पेंडिंग में रिकॉर्ड ताबड़तोड़ स्पेंडिंग की है। नेहरू और इंदिरा गांधी सोशल वेलफेयर मॉडल को चैंपियन जरूर करते आए हैं, लेकिन आरएसएस अब सोशलिज्म शब्द को ही प्रीएम्बल से हटाना चाहती है, क्योंकि आज के डेट में सोशलिज्म एक गंदा शब्द हो गया। इट्स ए डर्टी वर्ड, जैसे जिसे कम्युनिज्म का भाई ही बोला जाता है। लेकिन हिपोक्रेसी तो देखो, आज हमारे देश की राजनीति और बीजेपी की सत्ता इसी सोशलिज्म पर टिकी हुई है। और हो सकता है कि अगर मोदी ने ये 25-30 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर ना किया होता सोशल वेलफेयर पर, तो 2024 के नतीजे कुछ और ही होते। लेकिन क्या ये पैसा सही तरीके से खर्च हुआ है, इस्तेमाल किया गया है, इस पर आप डिबेट कर सकते हो, क्योंकि वेलफेयर स्पेंडिंग के मदद से इंसान गरीबी से निकलता है, गरीबी रेखा के ऊपर आता है, कुछ अच्छा काम धंधा पकड़ता है, देश की तरक्की में मदद देता है। लेकिन अगर आप वेलफेयर को रेवड़ी के रूप में बांटोगे तो सिर्फ वोट कमाने के काम आएगा, देश के काम नहीं आएगा। तो हो सकता है कि वो जो 270 मिलियन लोग गरीबी से और गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, अगर आपने उनको सही तरीके से वेलफेयर एक्सपेंडिचर नहीं किया है उनके ऊपर, तो ये वापस गरीबी में जा सकते हैं। तो मोदी ने सोशलिज्म को पॉलिटिकल लेंस से जरूर देखा है, और प्रधानमंत्री ने पूंजीपतियों को भी दुख नहीं पहुंचाया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बीच में मिडिल क्लास बेचारा पिस गया है, वो अलग बात है, उस पर अलग एपिसोड है, टाइम मिले तो देख लेना। सवाल अब यह है कि क्या पॉलिटिक्स के आगे इस वेलफेयर ने लोगों का लॉन्ग टर्म बेनिफिट किया है या नहीं? क्या वो लोग भारत को अब आगे ले जाने में कामयाब रहेंगे या नहीं? या वो फिर से सरकारी मदद हटने के बाद गरीबी में फिसल जाएंगे और फिर बोलेंगे भैया देखो हमको तो टैक्स पेयर का पैसा फिर से चाहिए, हमको रेवड़ी फिर से दे दो। फिर तो हम इस एंडलेस लूप में फंस जाएंगे, रेवड़ी के ऊपर रेवड़ी, टैक्स पेयर का पैसा जाता रहेगा और सोशल वेलफेयर के नाम पर सिर्फ वोट बटोरे जाएंगे। लेकिन जहां रही आरएसएस की मांग, हटा दो सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन को और देश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक बात सोशलिस्ट हटाने की है, भाई आप डिसाइड कर लो, प्रधानमंत्री आप ही का है और देश का सबसे बड़ा सोशलिस्ट प्राइम मिनिस्टर उभर के बना है।